दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने महिला शिक्षा और दलितों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम बात करने जा रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले एक प्रमुख समाज सुधारक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था, महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए अग्रणी कार्य किया। इन्होंने महिला शिक्षा की शुरुआत की। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में एक माली यानी फूलों का काम करने वाली जाति के परिवार में हुआ था। इनका जो परिवार था वो फूलों का काम करता था, इसीलिए इनको जो है फुले उपनाम मिला। तो इसीलिए हम इनको ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। पिता का नाम गोविंदराव फुले था, माता का नाम चिमनाबाई था। माता का देहांत उनके बचपन में हो गया था। जब केवल 9 माह के थे, तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका पालन-पोषण सगुड़ाबाई ने किया था। इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ओके? इनका विवाह 13 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले से हुआ था। अब एक घटना हम देख लेते हैं। 1848 में एक ब्राह्मण मित्र सखाराम परांजपे के विवाह में गए थे ये। वहां उन्हें माली जाति का होने की वजह से अपमानित किया गया। यह घटना उनके लिए असहनीय था। उन्हें समझ में आया कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच कितना ज्यादा अंतर है, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया। देखिए, यह घटना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आया। वह ये समझ पाए कि ब्राह्मण, गैर ब्राह्मणों में कितना ज़्यादा अंतर है, लड़कियों का, महिलाओं का कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है, दलितों का कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है। ये सारी बात वो समझे और इस भेदभाव के खिलाफ, इस असमानता के खिलाफ उन्होंने संकल्प लिया और अपना पूरा जीवन इस भेदभाव को समाप्त करने में लगा दिया। अब हम महिला शिक्षा देखें। 1848 ईस्वी में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया, जहां उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका बनी। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? तो सावित्रीबाई फुले हैं। देखिए, यह इतना आसान नहीं था। उस समय महिला शिक्षा एक तरह का धार्मिक अपराध था या एक तरह का क्राइम था। इसके लिए सावित्रीबाई फुले को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उनके ऊपर गोबर फेंका गया। जिस रास्ते से वो जाती थी, उस रास्ते को गोबर से लीपा गया। उनके विद्यालय को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं को पढ़ाया और बालिका विद्यालय चलाया। ठीक है? 1860-61 ईस्वी में ज्योतिबा ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और पंढरपुर में एक विधवा आश्रम खोला। देखिए, उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी और पति की उम्र ज़्यादा रहती थी, जिससे वो जल्दी से मर जाते थे, जिसकी वजह से वो विधवा हो जाती थी। और विधवाओं का फिर से विवाह ये उस समाज में पॉसिबल नहीं था। या धार्मिक रूप से पॉसिबल नहीं था, सामाजिक रूप से पॉसिबल नहीं था। उसके लिए जो है उन्होंने बहुत प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और विधवाओं के लिए आश्रम खोला। 1863 ईस्वी में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला और स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा काशीबाई के पुत्र यशवंत को गोद लिया था। तो यह आप जानते रहिए, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और यशवंत को गोद लिया था, क्योंकि ज्योतिबा फुले का कोई अपना पुत्र नहीं था। ठीक है? आगे देखें। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को की गई और इसका उद्देश्य था शूद्रों और अतिशूद्रों को ब्राह्मणवादी शोषण से मुक्त कराना। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो क्या था? शूद्रों और अतिशूद्रों को ब्राह्मणवादी शोषण से मुक्त कराना। दलित अधिकार, दलित शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ज्योतिबा फुले ने ही दलित शब्द दिया था और दलित शब्द का पहली बार प्रयोग ज्योतिबा फुले ने ही किया था। इस बात को आप जानते रहिए, एग्जाम में पूछा गया है। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह विरोध। तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इन्होंने किया था और बाल विवाह का विरोध किया था। विधवाओं के लिए आश्रम खोला और उनका समर्थन किया था। समझ गए? ज्योतिबा फुले थॉमस पेन की पुस्तक द राइट ऑफ मैन, जो 1791-92 में लिखी गई, से प्रभावित थे। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
ज्योतिबा फुले किसकी पुस्तक से या कौन सी वो पुस्तक है जिससे प्रभावित थे? तो किसकी पुस्तक थी? थॉमस पेन की। और कौन सी पुस्तक है? द राइट्स ऑफ मैन। यह एक प्रमुख राजनीतिक ग्रंथ है जो फ्रांसीसी क्रांति के समर्थन में लिखा गया था। तो आप इसे जरूर जानते रहिए, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखें, प्रमुख पुस्तकें। देखिए, ज्योतिबा फुले ने ढेर सारी पुस्तकों की रचना की है। उसमें गुलामगिरी, जिसकी रचना 1873 ईस्वी में की गई। इस पुस्तक में जाति व्यवस्था को अमेरिकी दास प्रथा से तुलना की गई है। जो भारतीय जाति व्यवस्था थी, उसकी तुलना अमेरिकी दास प्रथा से की है। उनका मानना था कि जो भारतीय जाति व्यवस्था है, वह जो है अमेरिकी दास प्रथा की तरह ही है। श्वेतकार्यचा असूड़, ये 1883 ईस्वी में लिखी गई और यह पुस्तक किसानों के शोषण पर लिखी गई थी। तृतीया रत्न, यह 1855 में लिखी गई। यह महिला शिक्षा पर केंद्रित किताब थी। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी, सतसार, राजा भोसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ये सारी पुस्तकें ज्योतिबा फुले ने लिखा है। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। इन पुस्तकों को आप जरूर याद रखिएगा। 11 मई 1888 में विट्ठल वांडेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। बंबई में एक विशाल जनसभा हुई थी। विशाल जनसभा में विट्ठल राव वांडेकर ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना प्रेरणा स्रोत माना है और अपना गुरु मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जानते रहिए। अंबेडकर जी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। अब ज्योतिबा फुले के कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और उतना जरूरी है जितना उस समय था। उन्होंने कहा है, शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। यानी जो शिक्षा है वह महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है, आवश्यक है। और एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट देखें तो, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इसका अर्थ है, शिक्षा के बिना बुद्धि यानी मति नष्ट हो जाती है, बुद्धि के बिना नैतिकता यानी नीति समाप्त हो जाती है, नैतिकता के बिना प्रगति यानी गति रुक जाती है, प्रगति के बिना धन यानी वित्त नष्ट हो जाता है, और धन के बिना यानी वित्त के बिना शूद्रो यानी वंचित वर्ग का पतन हो जाता है। यानी एक अशिक्षा ने शूद्रों का पतन कर दिया। समझ रहे हैं? इसलिए पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है सभी को पढ़ाई करना। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। यानी महिला को शिक्षित करना मतलब एक परिवार को शिक्षित करना। आगे और स्टेटमेंट देखें तो देखिए, स्वार्थ अलग अलग रूप लेता है, कभी जाति का, कभी धर्म का। तो स्वार्थ जो है अलग अलग रूप ले लेता है, हमें जातियों में बांट देता है या हमें धर्म में बांट देता है। अब स्वार्थ किसका है, आप जानते हैं। एक और स्टेटमेंट देखें, भारत में राष्ट्रीयता की भावना तब तक नहीं आएगी जब तक खान पान और वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे। यानी राष्ट्रीयता की भावना अगर लाना है तो हमें खान पान और वैवाहिक संबंधों में जाति बंधन को समाप्त करना पड़ेगा। ऐसा मानना था ज्योतिबा फुले का। नैतिकता और संघर्ष पर उनका स्टेटमेंट देखें, अच्छा काम करने के लिए गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। सही बात है, कोई भी अच्छा काम करिए लेकिन उपाय जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। एक और स्टेटमेंट देखें, किसी भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो। ठीक है, तो आप किसी अन्याय को मत सहिएगा। धर्म और जाति व्यवस्था पर स्टेटमेंट देख लें तो, हिंदू जाति व्यवस्था शूद्रों की गुलामी का इतिहास है। अगर हिंदू जाति व्यवस्था को हम समझने बैठें तो हमें पता चलेगा कि ये शूद्रों की गुलामी का इतिहास बस है। ऐसा मानना था ज्योतिबा फुले का। एक और स्टेटमेंट देखें, ब्राह्मणवादी पाखंड को चुनौती देना ही सच्ची धार्मिकता है। यानी जो पाखंड है उसको चुनौती देना ही सच्ची धार्मिकता है। यानी वही व्यक्ति ज्यादा धार्मिक है जो इस पाखंड को चुनौती देता है। ज्योतिबा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हो गया। तो आप इतना जानते रहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संगठनों पर एमसीक्यू। आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।